अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी के साथ कोई नहीं है, ये आज साबित हो रहा है हाउस को देख के। आपके समर्थन में कोई नहीं है इधर के, लगता है। अरे यार, घंटी जल्द पहले बना दी। प्रश्नकाल मांग 1 श्री अजय चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको परिशिष्ट दिया है, मैं आपको कुछ बात ध्यान में ला देता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। ये परिशिष्ट में मैंने जो प्रश्न पूछा है, मोटराइज ट्राइसिकल प्रदाय योजना, इनकी 17 योजना है और योजना तो और भी है। तो 4 साल की इन्होंने जो जानकारी दी है, तो प्रश्न के वो ग्रांड टोटल निकलता है प्राप्त आवेदन के, वो 5465 निकलता है 4 साल का। और उसके बाद जो लाभान्वित इन्होंने 4 साल का बताया हो उसको जोड़ो। उत्तर में इन्होंने दिया है लाभान्वित 8893, उसको जोड़ो 4 साल का, तो वो निकलता है 4923। आप देख लीजिए परिशिष्ट को और प्रश्न के उत्तर को। और उसके बाद यह अंतर है, तो अब ये क्या सही है क्या गलत है, विधानसभा में भी ऐसी जानकारी उन्हीं परिशिष्ट के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूं। आप बताएंगे उत्तर में इसको, दोनों का अंतर को। आप ही ने उत्तर दिया है, जो उत्तर में ग्रांड टोटल दिया और इसको जोड़ो परिशिष्ट को, तो दोनों में अंतर है। तो मैं किसको आधार मानूं, इसमें कौन से आधार पर पूछूं? परिशिष्ट को मानना है कि प्रश्न में उत्तर दिया उसको मानना है? दोनों आप ही ने दिया है, दोनों में अंतर है, जोड़वा लीजिए आप चाहें तो। अच्छा, संयोग से आज आपका प्रश्न है, अभिभाषण पर चर्चा है। अभिभाषण पर भी 31 दिसंबर 2024 से की स्थिति में जो आपने जानकारी इसमें दी है परिशिष्ट में, और जो जानकारी आपने प्रतिवेदन में दिया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप जो 1 नंबर परिशिष्ट को देख लीजिए, और ये मेरे पास प्रतिवेदन है, मैं पूरे टैग लगा कर रखा हूं, पूरे में खुलवा के देख लीजिए। 2 नंबर सामर्थ्य विकास योजना, 3 नंबर निःशक्त जन विवाह, 4 नंबर निःशक्त छात्रवृत्ति। तो ये दोनों साथ साथ है, दोनों का आंकड़ों में अंतर है। जो प्रतिवेदन में दिया है 31 दिसंबर 24 तक, और जो परिशिष्ट में दिया है उसमें अंतर है। और जो ग्रांड टोटल आपको बताया, ये उत्तर में जो आपने लिखा है 9435, और मैं जो आंकड़ा बताया आपके परिशिष्ट से उसमें अंतर है। लाभान्वित और उन चारों को जोड़ दो तो उसमें अंतर है। इतनी लंबी भूमिका में आप जैसे विद्वान सदस्य, एक नए मंत्री से आप भूमिका कम करिए और छोटा सा प्रश्न करिए। तो मैं एकदम छोटा सा कर देता हूं बस। इसमें आधार में किसको मानूं ये भर पूछ रहा था मैं आपसे। चलिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, हाँ ठीक है, आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न कर लीजिए। इसके बाद वाला आपके ध्यान में लाने के लिए बताया, ऐसा मान लीजिए। ठीक, छोटा छोटा प्रश्न करिए। हाँ हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा। ये 2011 की जनगणना के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना कब होगी अभी अनिश्चित है, लेकिन दिव्यांगजनों के बारे में जिस जिस चीज में आप पढ़ेंगे तो कार्यवाही जो है सही नहीं है। पिछले सरकार में भी, अभी भी, चाहे वो बैकलॉग भर्ती के हो, सीधी भर्ती के हो, चाहे समाज कल्याण के विषय हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिक इसमें लगाया है। आपने जो 22-23 में घर घर जाके सर्वे किया, तो वो किस पद्धति से आपने सर्वे किया, उसको कितने लोग मिले, और क्या उसके सर्वे 2011 के बाद आप कितनी अवधि में करवाएंगे, इसके कोई नियम है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने, माननीय सदस्य ने जो क्योंकि इनको विभागों की, वो एक ही विभाग नहीं सभी विभागों की जानकारी बहुत गंभीरता से लेते हैं और सवाल भी उस हिसाब से पूछते हैं।
तो मैं इसको सही मानती हूँ कि हमारे विभाग में जो कमियाँ होंगी उसको बताने का भी काम कर रहे हैं। साथ में रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी कि दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है, इस पे ही वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं। मंत्री जी का, अजय जी का प्रश्न यही है, दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे की टीम आई हुई थी। 2011 के बाद एक विभाग के द्वारा पुनः सर्वे कराया गया, जिसमें नियम को दिव्यांगजनों के सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए एजेंसी का चयन किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियम के 2002 के नियम के तहत खुली निविदा पद्धति के माध्यम से सर्वे हुआ है। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुली निविदा के माध्यम से हुआ हो उसको भी मैं छोड़ देता, और आगे जो प्रश्न छूट गया था उसे पूरा कर दीजिए। 22-23 में आपने सर्वे करवाया है, अभी 25-26, तो मैंने ये कहा कि अद्यतन सर्वे करने के लिए कोई नियम निर्देश हैं क्या? उसकी पृष्ठभूमि में मैंने बताई कि लाभ नहीं मिल रहा है दिव्यांगजनों को, तो 100% लोगों को लाभ मिले, जैसी पात्रता है योजना की वैसी, तो उसके संबंध में आपके क्या निर्देश हैं? और इसके बाद एक छोटा सा और पूछूंगा, बस फिर बंद कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई नियम नहीं है ऐसे, लेकिन विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया है, और जैसे ही उनको जो सर्वे कराया गया है उसमें अगर सर्वे के आधार पर अधिसूचना प्रकाश कराने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई ऐसा, चलो अगला प्रश्न करिए आप। अगला प्रश्न करिए। जी, बिल्कुल। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक, आपके अधिकारी लोग भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, 11 के सर्वे में 6,24,947 दिव्यांगजन हैं, उसमें लाभ मिल रहा है, जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें 37,537 लोगों को। पात्रता अनुसार आपके 2011 के ही आंकड़े को मैं ले लेता हूं, तो 100% लोगों को पात्रता के अनुसार लाभ मिले आपकी योजनाओं का। इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे, कोई व्यवस्था करेंगे, कोई निर्देश देंगे, ताकि दिव्यांगजन भी सम्मान की जिंदगी जी सके, योजनाओं का लाभ उठा के। अभी जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें सिर्फ 6,24,937 में 37,537 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ेगी क्या? लाभ लेंगे क्या? ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आंकड़ा दिए हैं सर्वे के आधार पे 6,24,937 दिव्यांगजन हैं, जिसमें सर्वे के आधार पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं, और कैटेगरी के हिसाब से वो चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग भी कई प्रकार के होते हैं, उनको उस हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा पूरे को लाभ मिले। आपने जो उत्तर दिया है ना, उसमें सिर्फ 37,000 लोगों को लाभ मिलते दिख रहा है, 37,537। तो 100% जो है, जिस तरह के भी विकलांग हैं, आपकी योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई निर्देश देंगे, कोई कार्यवाही करेंगे, ताकि वो लाभान्वित हो सकें, ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहाँ तक पता है कि जो दिव्यांगजन है इसमें 6,24,937, उसमें बहुत सारे योजनाएं हैं, जिसमें 40% से ऊपर वाले को काफ़ी योजना का लाभ मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए विभागीय अधिकारियों के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। चलिए ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। धर्मजीत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, इसमें प्रश्न नहीं होता। प्रश्न नहीं कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, पुराने दिन याद हो गए आज, लीलाराम भोजवानी जी के, और इधर जो बैठते थे उनके दिन याद हो गए आज। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का पर्याप्त जवाब दे दिया अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं पूछना। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 3, श्रीमती शेषराज हरवंश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि जनपद पंचायत बमनिंडी में 2 स्थल विवाद है, बलौदा में 2 जमीन विवाद है और नवागढ़ में 1 स्थल विवाद है। कुल मिलाकर 5 है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये स्थल विवाद किस प्रकार का है और जमीन का स्वामित्व किसका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आंगनबाड़ी के स्थल की बात की है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां आंगनबाड़ी खुलने को तो होता है लेकिन जगह नहीं मिलने के वजह से वो लंबित दिखता है। तो कारण वही है कि अगर जमीन अगर कहीं पे दिख जाए, पंचायत के माध्यम से कहीं निर्धारित कर दें तो आंगनबाड़ी बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विवाद के निराकरण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही कर रही, माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य का बात थोड़ा सा नहीं सुन पाई, रिपीट करिए आप। स्थल विवाद के कारण स्थानीय प्रशासन उसका क्या निराकरण कर रही है, आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पहले भी कही कि स्थल के निराकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां जगह चिन्हांकित करके आंगनबाड़ी बनाने की स्वीकृति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में पामगढ़ में 3 आंगनबाड़ी भवन है जो कार्य निरस्तीकरण की ओर है, और इसलिए निरस्तीकरण की ओर है क्योंकि बस्ती के अंदर जो पुराने आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं वो 600 स्क्वायर फीट में है और अभी प्रस्तावित 1200 स्क्वायर फीट का है, और हमको गांव के अंदर, बस्ती के अंदर जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए क्या उचित का कोई प्रावधान है कि गाँव के अंदर उसको कैसे बनाया जाए, माननीय मंत्री जी। नहीं, उन्होंने कहा ना कलेक्टर से बोल के स्थान का चयन करेंगे और चयन हो जाए या आप कोई सुझाव देती हैं तो उस आधार पर बन जाएगा। उन्होंने दूसरा प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव सघन बस्ती है और उसमें जगह नहीं है। कलेक्टर साहब के द्वारा, पटवारी के द्वारा प्लान में लेआउट में तालाब के पार को भी देखा गया है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तालाब के पार पानी के पास बनाना उचित नहीं है, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है और गाँव के बाहर भी नहीं बना सकते क्योंकि छोटे बच्चों को लाने ले जाने में भी दिक्कत है। तो एक सुझाव ये है कि अगर वो 600 स्क्वायर फुट को अपन सेकंड फ्लोर में कर दें, 2 उसमें, तो वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जमीन तो है नहीं गांव के अंदर ही। परीक्षण करा है जो बोला मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेता हूँ। श्री भूपेश बघेल जी, क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल बढ़िया आसानी से चल रहा है। ये भी प्रश्न उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है। नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, आगे बघेल जी चाहे तो आगे बढ़ भी जाएगा। नहीं, आप प्रश्न करिए। बघेल से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने उत्तर दिया कि 2022-23 में 58.11 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया गया, 23-24 में 74.26 लाख मीट्रिक टन। इस साल केंद्रीय पूल में कितने चावल जमा करने की आपको अनुमति मिली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 में लक्ष्य था 82.92 लाख मीट्रिक टन जमा करने का। तो केंद्रीय पूल में जो चावल जमा हुए माननीय अध्यक्ष महोदय 77.63 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल जो जमा शेष है 5.29 लाख मीट्रिक टन ये चावल जमा होना शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल उसमें ये नहीं था कि पिछले साल कितना बकाया है, लेकिन आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है और शासन स्तर पर जमा करना है, निर्णय लिया जाना है। तो शासन स्तर मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार? राज्य सरकार के स्तर पे। मेरा सवाल तो ये है अध्यक्ष महोदय, अभी भी वही है, इस साल कितने 24-25 में आपको कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने, केंद्रीय पूल में जमा करने की अनुमति मिली? मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पूल में 69.72 लाख मीट्रिक टन जमा। ठीक जी, फिर से बताएं सर, मैंने सुन पाया।
केंद्रीय पुल में जो लक्ष्य है 69.72 हाँ ये लक्ष्य है। और उसके विरुद्ध में कितना जमा कर पाए अभी तक के? चावल जो जमा शेष करना है अभी वो लगभग 60 लाख मीट्रिक टन जमा करने का है। अभी मतलब 6 लाख मीट्रिक टन जमा कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर में 3.52 है। 9.58 लाख मीट्रिक टन जमा हो चुका है। नहीं, मुझे जो उत्तर मिला है वो 3.52 का है। नहीं, आज की तारीख में 9 लाख मीट्रिक टन संशोधित उत्तर है। अब अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पिछले साल 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे और 74.21 लाख का लक्ष्य आपको मिला था, और जिसमें 5 लाख अभी तक जमा नहीं कर पाए, लेकिन अब इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और लक्ष्य है 69 लाख का, तो ये बचत जो धान है उसका आप क्या करेंगे? वही तो बताएं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा माननीय। ठीक निर्णय। बचत धान का जो उपयोग आप करते थे वही उपयोग वो करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 श्रीमती भावना बोरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, बारदाने से संबंधित मैंने प्रश्न पूछा था और इसमें चिंता का विषय भी अध्यक्ष महोदय जी कि बारदाने की उपलब्धता लगातार जूट के उत्पादन के कारण कम हो रही है। 2013-14 से अगर 24-25 तक के भी देखें तो लगभग 1,74,000 हेक्टेयर में इसके उत्पादन कम हो चुका है और धान का रकबा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो महोदय ये चीज चिंता का विषय। तो बस मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या भविष्य में बारदाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, उसके पैकिंग के लिए कुछ और हम प्लान कर रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, वैकल्पिक कोई व्यवस्था जो जूट के अतिरिक्त और कोई ऐसी व्यवस्था की है क्या, ये पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जो नया बारदाना का है और अन्य बारदाना जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने राइस मिलरों से लेते हैं और पीडीएस से भी। जी, मैं अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ। जिस तरीके से जूट की उत्पादन कम हो रहा है, पिछले 10 साल में लगभग 1,74,000 उत्पादन क्षमता कम हुई है जूट की, तो बारदाना क्योंकि जूट से ही बनता है, तो भविष्य में अगर उत्पादन इस तरीके से कम होगा तो क्या पैकिंग के लिए हम और कोई उसमें प्रोविजन हमने रखा है क्या, बारदाने के अलावा, जूट के बारदाने के अलावा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा नहीं है, ऐसे कोई चिंता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती कुछ सवाल प्रश्न और है? जी जी जी, चलिए बस 2 छोटे-छोटे प्रश्न महोदय जी। पूछिए। बस ये पूछना चाहूंगी, क्या सरकार बारदाने की जो खरीदी है वो ओपन मार्केट से कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया हूँ, नए बारदाना जूट कमिश्नर से ही खरीदने का। महोदय जी, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर हम जूट कमीशन के माध्यम से बारदाने की खरीदी कर रहे हैं, जिसका रेट अगर आप देखेंगे तुलना करेंगे अगर, तो ओपन मार्केट की दरों से कहीं ज्यादा है, तो क्या इसका कारण है कि ओपन मार्केट से खरीदी नहीं करके हम जूट कमीशन के माध्यम से इसकी खरीदी कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के रेट में अंतर है, ओपन मार्केट में रेट कम है और जूट कमीशन में रेट ज्यादा है, तो क्या कारण है कि हम ज्यादा रेट में इसकी खरीदी कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का निर्णय है कि जूट कमिश्नर से ही बारदाना खरीदने का। ठीक है, निर्देश है। एक लास्ट प्रश्न और पूछूंगी। मेरे प्रश्न का हालांकि उचित, मैं संतुष्ट नहीं हूं जो जवाब आया है उससे। जवाब सही दिया है। फिर भी एक मैं और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, वो केंद्र सरकार के निर्देश हैं जी, और उसी आधार पे इनको उनसे खरीदने की एक अंतिम प्रश्न बस मैं और पूछूंगी। जो हमको जितनी जरूरत हमको अगर बारदाने की रहती है, तो क्योंकि हमारे पास ये विषय आ रहा था कि एक ही कंपनी से या एक ही इसके माध्यम से 50% से अधिक खरीदी हो रही है और बचे हुए 50% की खरीदी 3-4 लोगों से अलग अलग जूट कमीशन के माध्यम से हो रही। तो अगर एक ही कंपनी को अगर 50% एक मुश्त ऑर्डर जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है क्या? अगर दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कारण है या वो संस्था है, एक बार उसको जानकारी उपलब्ध करा दे कि किस किस माध्यम से, जूट कमीशन के माध्यम से कितना % कहाँ से खरीदी हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नया जो बारदाना है जूट कमिश्नर से ही खरीदने का है। जूट कमीशन के माध्यम से महोदय, लेकिन किस किस संस्था से की गई है? जी नहीं, जूट कमिश्नर से ही। अभी ऐसा कुछ ये नहीं, शायद महोदय जी प्रश्न
संस्था और उसकी आप जानकारी दे दीजिए, जूट कमीशन के किन किन संस्थाओं के माध्यम से की गई है, उपलब्ध करा दीजिएगा। अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है महोदय जी, अगर एक आध उदाहरण बताना चाहे जो संस्था का नाम है उसमें आप जानकारी दे दें। उपलब्ध करा देंगे, हाँ बता दीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी का आया है कि 2024-25 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कुल 2,22,500 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं कि 2024-25 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य क्या थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,22,500 मीट्रिक टन में खरीदा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये लक्ष्य है। सॉरी अध्यक्ष महोदय जी, क्या बोले? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे प्लीज। आप बताइए ना, आप क्या मतलब कितने लक्ष्य निर्धारित थे संजारी बालोद विधानसभा में धान खरीदी का? जी, धान खरीदी का लक्ष्य, आपका प्रश्न है, धान खरीदी में लक्ष्य नहीं हो, अनुमान होता है। ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, तो आप मुझे मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेगी कि जो पंजीकृत रकबे के आधार पे कितना धान खरीदी किया जाना था और किन कारणों से धान खरीदी कम हुई है, मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न सिर्फ विधानसभा का है, संजारी बालोद का। हाँ, संजारी बालोद का ही पूछ रही हो और इनका प्रश्न में सीमित भी है, आप जवाब भी संजारी बालोद का ही दें। जी, उतना ही पूछ रही हो। मैं पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ संजारी बालोद विधानसभा का पूछ रही हूँ। ठीक है, प्रश्न ठीक है, आप बताइए। संजारी बालोद माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी हुआ उसका मैं दे दिया हूँ। 2,22,500 मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया है, और उसमें कुछ ही भी है तो बताइए। मैं उसमें एक्चुअल लक्ष्य कितने निर्धारित थे, मैंने वो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, पहले बताया, अनुमानित था। नहीं, तो जो पंजीकृत रकबा है उसमें कितना धान खरीदी किया जाना था अध्यक्ष महोदय जी, रकबे से कम हुआ है धान खरीदी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी है उसकी जानकारी भी दिया गया है अध्यक्ष महोदय। जितना धान खरीदी किया गया, जितना उठाव के संबंध में है, तो आपके उत्तर में ही गया हुआ है। उत्तर आप पूरा नहीं पढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर मैंने पढ़ा है, उसमें खरीदी कम हुआ अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसका कारण पूछ रही हूँ कि कम क्यों खरीदी हुआ है रकबे के अनुसार। जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान लोग धान बेचे हैं उसको खरीदी की। हाँ, जितना आया उतना ही खरीदे। आप बार बार उसमें काहे प्रश्न करें, जो आया है वही खरीदेगा। बस जवाब बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी कि जो क्या मिलर को देय जो होता है देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ये उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा में चावल जमा कर दिए जाने के बाद उन्हें राशि भुगतान किया जाता है क्या, देयक प्रस्तुत किया जाता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिलर का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भुगतान अभी शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,32,00,000 रुपए, ये राशि अभी लंबित है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने ये पूछा है क्या मिलर देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या, बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा में जो 2022-23 में 4,32,00,000 का भुगतान किया जाना लंबित है, आप बताएंगे क्यों?
माननीय अध्यक्ष जो लंबित है उसको कब तक करा देंगे भुगतान, ये प्रश्न है इनका मूल, आप बता दीजिए। बहुत जल्द इसका बस शीघ्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मिल गया जवाब। 22-23 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 23-24 की ही बात कर रही हूँ। 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। बहुत ही गंभीर विषय है ये। मिलरों को 22-23 का एक भी लंबित नहीं होता। कृपा करके समय सीमा निर्धारण कर देंगे, मिलरों को कब तक आप पैसा देंगे? बता दिया माननीय, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्द उसका भुगतान कर। आपके कहने के बाद बहुत जल्दी हो गया, अगले सदन तक हो जाएगा अध्यक्ष महोदय जी। चलिए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद होगा, ये भी बता दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 20 जमा होगा तब होगा भुगतान, ये भी बता दीजिए। बैठिए आप। चलिए हल्का प्रश्न करिए एकदम। कितना करोड़ों क्विंटल की बात मत करो। नहीं, रहने दीजिए, तो आगे बढ़िए। चलिए श्री कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सम्मान्य महिला बाल विकास मंत्री जी से था कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना किन किन योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024 से 25 तक पेंशन के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था, कितनी राशि का यदि नहीं तो समय पर भुगतान न होने के क्या कारण है, तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही, कृपया जानकारी प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार उनको जवाब पढ़ने दीजिए, फिर प्रश्न उठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं वर्ष 2024 में 10/2/25 तक पेंशन के तहत किए जाने वाले भुगतान की राशि व की गई भुगतान की राशि योजनावार निम्नानुसार की हुई राशि और भुगतान की गई राशि उनके उत्तर में दिया गया है। इसे भी पढ़ना है भैया जी की? नहीं, आपका उत्तर लिखित में आया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं बस पूछना चाह रहा हूं, जो पेंशन हितग्राहियों को मासिक 500 रुपये प्रदान किया जाता है, क्या पेंशन को राशि को बढ़ाने के लिए शासन की तरफ से कोई योजना अलग से और संचालित है, उस राशि को बढ़ाया जाए? इस संबंध में कोई विदेश शासन स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर कोई इसमें कार्य किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, इसमें जो 6 योजनाएं हैं, 6 योजनाओं में 3 ध्यान नहीं है कि हम पेंशन बढ़ाएं, जो ऊपर से गाइडलाइन में है वही अपन दे रहे हैं। वो 6 योजनाओं जो संचालित हुई उसका सूची मुझे पास भी है, आपने भी जवाब दिया है। मेरा कहना यह है कि जो राशि, जो पेंशन की राशि जिनके खाते में आ रही डीबीटी के माध्यम से, केवल उनको 2003 की सर्वे सूची की पात्रता और कहीं कहीं पर 2011, ये विसंगति लगभग अमूमन, ताकि जो पात्र हितग्राही जो छूट चुके हैं, जिनका उम्र हो गया लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको जोड़कर क्या इनकी उन्हें इस पेंशन की राशि दिलाने का प्रावधान आपके माध्यम से किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पेंशन है वो चाहे दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे विधवा एवं परित्यक्ता के लिए हो, चाहे निःशक्त जन एवं बौने व्यक्ति के लिए हो, इसमें निर्धारित है पात्रता के आधार पर दिव्यांग वृद्धाजनों के लिए बीपीएल एवं SECC 2011 की वो लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। विधवा के लिए बीपीएल एवं SECC 2011 और निःशक्त जन के लिए बीपीएल से ही इनको निर्धारित किया गया है कि हम नहीं, दोनों अनिवार्य 2002-3 2011 की एक ही अनिवार्य है। ये आपसे स्पेसिफिक प्रश्न मेरा, 2003 की सूची मान्य कर रहे हैं कि 2011 या दोनों को मान्य कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो मेरे जानकारी में है वो 2011 की है। इसमें बीपीएल और SECC मतलब 2002 और 2011 के आधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दिव्यांग हितग्राही जो मानसिक रूप से बीमार भी हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं,
जिनको पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हितग्राही हैं, केवल मैं अपने स्पेसिफिक गुंडरदेव विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, लगभग प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन लाभ से वंचित हैं। यदि मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो एक दिव्यांग है अनिकेत, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अनिकेत देवागन 80% दिव्यांग है, उसके मन में कुछ करने की चाहत, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको कुछ कहना चाहूंगा, वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लड़का है, 24 से 25 साल की उम्र है, वो झोला लेके जब 2-3 साल पहले मैं उसको देखा तो पैदल जा रहा था, ठीक से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने थैले में झोला ब्रश सब रखा था और बेच के लगभग 2 से 4-500 रुपए बेचता है और 200 रुपए लगभग उसको कमाता है, उससे अपने परिवार के जीविकोपार्जन करता है। फिर मैंने उन्हें ट्राइसिकल दिलाया, ट्राइसिकल मिलने के बाद वो अभी कुछ जगह जाके साबुन या क्रीम के धंधे ऐसे करता है। वो उनके मन में चाहता है कि मैं काम करूं, आत्मनिर्भर बनूं, अपने परिवार को संचालित करूं। उनका बाप उन्हें छोड़ के चला गया, माँ और बेटा दोनों हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनसे हम उनको लोन दिलाना चाहते हैं या आर्थिक लाभ मिले, अंतर व्यवसाय के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे दिव्यांगजनों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से कुछ ऐसी योजनाएं मिले ताकि वो अगर कोई धंधा करना चाहे या कोई काम करना चाहे उसके लिए उन्हें उनका लाभ मिल सके, ऐसा मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पीड़ा है उसको समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें जो पात्र अभी है शासन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी सिर्फ बीपीएल सूची की ही मान्य है, तो इनके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके लिए अपन बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, अगर वित्त से आप भिजवा दीजिए, वरिष्ठों से अगर परीक्षण करा लेंगे। आपने इतना डिटेल बताया है जी, वो भिजवा दीजिए तो मंत्री जी विभाग से बोल के करा लेंगे। और उसमें देखिए यदि चिंता विधायक जी कर रहे हैं तो इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और तत्काल स्वीकृत करा दें। ये प्रश्न का मूल विषय यही है आपका। जी जी, तो मंत्री जी तैयार हो गई। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न क्रमांक 8 इसमें नहीं, अनिला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आंगनबाड़ियों की जानकारी ली थी, मंत्री जी ने दिया है, पर इसमें मिनी आंगनबाड़ी की जानकारी नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि सभी मिनी आंगनबाड़ी मेन आंगनबाड़ी में समाहित कर दिए गए हैं, यदि नहीं तो कितने मेरे विधानसभा में मिनी आंगनबाड़ी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जो मिनी आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे इस विभाग को संभालने के बाद पूरी मिनी आंगनबाड़ी को अपग्रेड कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। अब मिनी आंगनबाड़ी कहीं भी नहीं खुलेगी, वो मेन आंगनबाड़ी ही खुलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और यहाँ स्वीकृति आंगनबाड़ियों की संख्या बताया गया है कि डोंडी लोहारा में 235 और डोंडी में 374 और स्वयं की भवन 194 डोंडी लोहारा में है और डोंडी में 269। तो ये बाकी जो डोंडी लोहारा में 140 कम है और डोंडी में भी, तो ये इस आंगनबाड़ियों की स्वीकृति कब तक देंगे? और मेरे जानकारी के अनुसार 23-24 में कुछ आंगनबाड़ी स्वीकृत भी हुई है, परंतु अभी 1.25 साल होने जा रहा है, वहाँ राशि जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी जानकारी दीजिए ताकि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो बचे हुए आंगनबाड़ी हैं वो विभाग के द्वारा उनके अंडर में जितने भी राशि हैं वो स्वीकृत कर दिए हैं। रही बात मनरेगा से भी कुछ आंगनबाड़ी हो रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनको भी कुछ देना रहता है, तो मनरेगा से जैसे ही स्वीकृति मिलेगी कलेक्टर से अपन विभागीय सेक्रेटरी के माध्यम से बातचीत करके उसको जल्दी आंगनबाड़ी बनवाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि 6 महीना से आपके भवन 6 महीना से स्वीकृत है, तो उनकी राशि जारी नहीं करने का कारण क्या है? माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि जारी हो चुकी है। चलिए, हो चुकी है।
प्रश्न क्रमांक राशि जारी नहीं हुई है, इसीलिए भवन अभी शुरू भी नहीं किए हैं। तो इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगी कि जितने मेरे आंगनबाड़ी के आहता है आपके और पेयजल और शौचालय की आवश्यकताएं आपने कमी बताई है, उनको पूरा करेंगे और भवनों का भी जल्दी स्वीकृति देंगे क्या, और जो राशि जारी नहीं किए हैं वो राशि आप तत्काल जारी करवाएंगे क्या, ताकि जो स्वीकृत भवन है वो जल्दी बन जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य पूर्व मंत्री रही हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं उनको कि उनके विधानसभा में जितने आंगनबाड़ी पेंडिंग दिख रही हैं उसको मैं पूरा करवाऊंगी। बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 9 श्री ते पूरा आधा अधूरा काम कर रहे तो विधानसभा धन्यवाद तो दे था नहीं तो आधा अधूरा काम कार कर रहे थे, प्राण खाता सोकर आदरणीय अध्यक्ष मंत्री से कि सभी जगह आहता निर्माण करवा देंगे। आप क्या कर रहे हो? अरे अनिला जी को धन्यवाद देना चाहिए, मंत्री जी ने इतना शानदार जवाब दिया है। प्रश्न क्रमांक 9 श्री सुशांत शुक्ला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जिला बिलासपुर में राइस मिलों द्वारा धान के बदले कस्टम मिलिंग हेतु अप्राप्त चावल पर है। लिखित जवाब माननीय मंत्री जी का सदन पर आ गया है, परंतु उसमें स्पष्ट जवाब में बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के तहत कुल कितना धान प्राप्त किया गया और उससे कितनी चावल मिलिंग के तहत प्राप्त हुई, इसकी जानकारी नहीं है। कृपया वो बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त की जानकारी पूछा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये जो किन किन राइस मिलों से कितना कितना चावल अप्राप्त है, अप्राप्त के संबंध में है प्रश्न जी, वो जवाब में दिया गया है जितने राइस मिलर है। नहीं, अप्राप्त नहीं, मैंने कितना प्रदान किया गया धान और कितने चावल मिलिंग की गई, इस पर प्रश्न पूछा है आपसे। बेचा गया है पूछा है भैया, प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरक प्रश्न के रूप में कि बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के तहत मिलरों को कितना धान प्रदाय किया गया और उससे कितने चावल मिलिंग की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न धान खेती केंद्रों में बेचा गया है प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये उद्भूत भी नहीं होता अध्यक्ष महोदय। चलिए अगला प्रश्न करिए। चलिए कोई बात नहीं। बिलासपुर जिले में आपके बताए अनुसार कुल मिलिंग चावल में 66 मिलरों द्वारा 35,947 मैट्रिक टन चावल जमा नहीं किया गया है। उक्त चावल को जमा नहीं किया गया, कितनी अवधि हो गई जो जमा नहीं किया गया है? क्या यह चावल राज्य सरकार के गोदामों में जमा है या मिलरों के पास ही रखा हुआ है और किस स्थिति में है, इसका विवरण बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 66 राइस मिलर हैं जिसका पूर्ण चावल जमा नहीं किया गया है। मात्रा है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय 35,947 मीट्रिक टन, ये जो जमा नहीं हुआ। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चावल कब तक जमा हो जाएगा, इसका विवरण बता दें। समय सीमा क्या होगी इसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या है राइस मिलर में, जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मिलरों द्वारा जमा हेतु शेष चावल को के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है माननीय अध्यक्ष महोदय, वही है। चलिए राज्य शासन का निर्णय है। अगला प्रश्न। देखिए अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न उठता है कि ट्रांसपोर्टरों की विसंगति और कस्टम मिलिंग के तहत जो छूट मिली हुई है मिलरों को, इसमें चावल की हेराफेरी का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि ये चावल कब तक समय सीमा के अधीन
मिलरों को जमा करना है, इस पर जवाब बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राइस मिलर के पास ऐसे माननीय अध्यक्ष 66 में 6 राइस मिलर के भौतिक सत्यापन में कम पाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम पाई गई है। मात्रा की वसूली के लिए 2024-25 के लिए मिलर कार्य से पृथक कर दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 6 राइस मिलर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है कि जिन मिलरों के पास जितनी मात्रा का चावल रखने की व्यवस्था बताई गई है, उनके पास उतना स्थान ही नहीं है चावल रखने के लिए, उन मिलरों के पास। तो वो चावल है कहां, यही तो जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 6 राइस मिलर जो है भौतिक सत्यापन में कम पाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कम पाई गया है। मात्रा को वसूली के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 2024-25 के लिए मिलर को कार्य से पृथक कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो ठीक, चलिए राइस मिलिंग के लिए अलग कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 श्रीमती गोमती शाह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरा क्वेश्चन था आज तो प्रश्नोत्तरी राउंड होगी लग रहा है माननीय अध्यक्ष। नहीं, अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए था मेरा क्वेश्चन। मंत्री महोदया जी उनके हिसाब से जवाब मेरे को दिए हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, बड़ा सिंपल सा है। अनाथ निराश्रित बच्चों की देखभाल सही ढंग से हो, इसके निरीक्षण का दायित्व किन किन अधिकारियों को दिया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जानकारी पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए दायित्व किनको दिया गया है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला स्तर पे रहते हैं, वो मिशन वात्सल्य के तहत वो जिम्मेदारी निभान करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, काहे कि निराश्रित बच्चे लोगों का विषय रहता है, इसलिए एक जिम्मेदार अधिकारी लोगों को इसका जिम्मेदारी दिया जाए ताकि उसका मॉनिटरिंग करें। कई घटना ऐसे हुआ है जो जसपुर के बच्चे लोगों के साथ मतलब दुर्घटना हुआ है। इसके लिए मैं कृपा करके मैं उसके लिए चिंतित हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। बाकी एक ऑथेंटिक अधिकारी लोगों को जवाबदारी दे। धन्यवाद। बोल। प्रश्न क्रमांक 11 श्रीमती चातुरी नंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय हर जवाब दे है। एमा में 2 छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता। माननीय मंत्री महोदय, ये बताए कि कष्ट करही कि भारत सरकार के नीति निर्देश के अनुसार मंडी लेबर चार्ज के दर के निर्धारण करे बर कौन विभाग सक्षम हावे और एकर प्रावधान कहाँ हावे? और मैं बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी कार्य समिति अथवा निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। माननीय अध्यक्ष, इसका स्वरूप बृहद स्तर पर होता है। भारत सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु जारी लागत पत्रक में लेबर चार्जेस निर्धारित किया जाता है, तब उनके बाद राशि का भुगतान नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका अनुशंसा जो है, ठीक है, आप उत्तर ठीक है, भारत सरकार ही जारी करता है। जी, भारत चलिए अगला प्रश्न। जवाब ठीक है। माननीय अनुशंसा को मैं बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय। हाँ, बता दीजिए और बता दीजिए। भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 191/2019 FCACS पार्ट 5 एक दिनांक 24/2/2020 के अनुसार राज्य में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा मंडी लेबर चार्ज का अनुशंसा उपरांत भारत सरकार द्वारा मंडी लेबर चार्ज का निर्धारण किया जाता है।
धान उपार्जन में प्रत्येक मद में व्यय की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहा हूँ कि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर में मंडी लेबर चार्ज के भुगतान सोसाइटी मन ला का बर करे नहीं जावत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग उपरोक्त 5 मदों के अलावा जैसे 3 मद है माननीय अध्यक्ष महोदय, अनलोडिंग है, ढेरी लगाना है, स्टेकिंग है, इसके लिए भी अधिसूचना जारी करती है। उपार्जन नीति अनलोडिंग एवं ढेरी लगाने का काम किसानों का होता है। इस प्रकार समिति को कोई नुकसान भी नहीं होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक। माननीय मंत्री महोदय, मैं बस आपका पूछा था कि आप अपन उत्तर में ये बताए है कि मंडी लेबर चार्ज के दर के आधार पर सहकारी सोसाइटी मन ला पेमेंट करे गए है, राशि दे गए है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित ये जो दर है एमा मंडी लेबर चार्ज के भुगतान सोसाइटी मन ला का बर नहीं करे जाथे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि धान खरीदी भारत सरकार द्वारा लेबर चार्ज खरीफ विपणन वर्ष के लिए सब अलग अलग राशि है माननीय अध्यक्ष महोदय। कृषि विभाग से जो होता है छत्तीसगढ़ सरकार ज़्यादा रेट देता है। हम लोग ये भारत सरकार के द्वारा जैसे कि 2022-23 में 9 रुपये 13 पैसा, 23-24 में 17 रुपये 17 पैसा और 24-25 में 22 रुपये 5 पैसे की दर से देते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछना चाहा। माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया है कि जो भारत सरकार ने रेट तय किया 22 रुपया अभी 24-25 में, और कृषि विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार ने जो तय किया है लेबर चार्ज वो 34 रुपया 10 पैसे। माननीय सदस्य का प्रश्न यही है कि जब राज्य सरकार 34 रुपया कृषि विभाग के द्वारा दिया जा रहा है तो ये सोसाइटी जो खरीदी हो रही है उन मजदूरों को भी 34 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो अंतर की राशि देंगे क्या राज्य सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर की राशि नहीं दिया जाएगा। ये जो है धान खरीदी के समय ही जो लेबर चार्ज है केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित है उसी राशि देते हैं। माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछना चाहूँ। मंडी लेबर चार्ज में जो दावा पत्रक राज्य के ओर से भारत सरकार ला प्रस्तुत करे जाते ओमा ये 3 साल भर कौन से दर से मांग करे गए रही से बताए के कष्ट करिए? उद्भूत नहीं होता माननीय अध्यक्ष, प्रश्न नहीं बिल्कुल उद्भूत होते। मंत्री महोदय, मैं सवाल के जवाब चाहा था आपसे। काबर की भारत सरकार के द्वारा जो राशि आते वो राशि कहाँ जाते? अगर ये सोसाइटी मन में नहीं जाते ना लेबर चार्ज के रूप में हमार जो हिमाल है वो मतलब जो लेबर चार्ज दिया जाते, किसान मन से 3 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लिए जाते। शासन से जब पैसा आते तो किसान मन से फिर कहाँ पर पैसा लिए जाते? बताए के कष्ट करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त समितियों को धान खरीदी कार्य के लिए समिति कमीशन की राशि 32 रुपये प्रति क्विंटल, सुरक्षा एवं भंडारण व्यय 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रदान की जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार समितियों को धान खरीदी कार्य के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12। अध्यक्ष जी, पहले उद्भूत नहीं हो रहा था, फिर वो उद्भूत हो गया। जीत आई तो उद्भूत हो गया। क्रमांक 12 पुन्नूलाल मोहले जी, क्रमांक 13 फूल सिंह राठिया जी, क्रमांक 14 श्री राघवेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, खड़े होने में काहे विलंब करते हो? गाड़ी छूट जाती है। मैं जानना चाहता हूं अपने रामपुर विधानसभा में विगत 4 महीने से चना नहीं मिला है दुकान में।
ये कब मिलेगा? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। बहुत छोटा प्रश्न है, छोटा जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना नवंबर दिसंबर का बढ़ चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए आप प्रश्न करिए। आप छत्तीसगढ़ कुछ पूछना नहीं है ना? श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रश्न क्रमांक 14 जी। सोचे नहीं थे और तैयारी नहीं है पूछने के लिए। वो पूछने के लिए तैयार नहीं है, मानते तैयारी करके आए हो। चलो राघवेंद्र जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा था कि यहाँ पर निजी फर्म या एजेंसियों के साथ कैलिब्रेशन का अनुबंध किया जाता है कि नहीं। जवाब में आया है कि नहीं किया गया है। तो मेरा 2 पॉइंटेड सवाल है मंत्री जी से। पहला, जो यहाँ पर सूची आई है जिसमें उन पर फाइन लगाया गया है धर्म कांटों पर और बाकी पर, कई ऐसे धर्म कांटे हैं जो नियम विपरीत मेन रोड पर संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रकों की लाइन लग रही है और लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो क्या इसकी जांच कराकर उन पर कार्रवाई की जाएगी? आप नाम दे देंगे, उसका जांच करा। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि कैलिब्रेशन के लिए निजी फर्मों से अनुबंध तो नहीं हुआ है, लेकिन पूरे जांजगीर जिले में निजी फर्मों द्वारा कैलिब्रेशन का काम कराया जा रहा है और वहीं जाके सील मोहर ये लोग लगा दे रहे हैं। तो क्या इस पर भी, मैं लिखित शिकायत मैंने पहले भी दी है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? क्या आने वाले समय पर इस पर कार्रवाई आप करवाएंगे? जो भी शिकायत मिली है उस पर कार्रवाई करा लीजिए। जी हाँ, आप दे देंगे। वैसे पूरा हम तो मंत्री जी, मैंने 2 महीने पहले भी दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई अध्यक्ष महोदय नहीं हुई है। तो क्या उस पर आप यहाँ से वो कर दें कि कार्रवाई उस पर करवाई जाएगी, जांच करवा लें? जांच करा लीजिए आप जल्दी जी। प्रश्न क्रमांक 15 विक्रम मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही का प्रश्न है, इधर उधर काहे देख रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था मेरे प्रश्न के उत्तर में कि कितने जो महातारी वंदन जो योजना में कितने ऐसे हितग्राही हैं जिनको एक भी किस्त का जो भुगतान नहीं हुआ है, और उनको नहीं हुआ है तो और क्यों नहीं हुआ है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पात्रता के अनुसार महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराया। पात्रता के अनुसार 69 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और ऐसा अभी तक एक भी नहीं है कि जो पात्र हैं, जिनका आवेदन आया हुआ है, उनको महतारी वंदन योजना का नहीं मिल रहा है। मतलब अधिकतर लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ को एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। दोनों में कौन सा सही है, बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूंगी। इसमें जो उत्तर में आया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, 3971 हितग्राहियों को अब तक एक भी किस्त भुगतान नहीं हुआ है, उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इन हितग्राहियों को आधार का बैंक खाते में सीडिंग न होना, आधार सक्रिय होने, खाते पर रोक होने, खाते बंद होने, आधार धारक की मृत्यु दर्ज होने तथा दावा रहित खाता एवं अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक। अब दूसरा प्रश्न करिए। माननीय जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3971 हितग्राहियों को एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, उनको राशि देने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजना कर रही है, भविष्य में क्या देगी नहीं देगी? जिनका शेष है उनको देने के लिए क्या उपाय करेंगे आप, ये बता दीजिए। जो आवेदन भरे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं कि नए बताया 3970 जो पेंडिंग है, जिसके लिए आपने कारण भी बताया, सही कारण बताए हैं, इन कारणों से नहीं दिया जा रहा है, उन कारणों का निराकरण करके कब तक उनका पेमेंट हो जाएगा, ये प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भुगतान करते तो हैं लेकिन असफल हो जाने की वजह से भुगतान नहीं हो पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सतत सूचना कर सुधार करा के राशि उनके खाते में चले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है और ये उत्तर भी एक दूसरे नहीं मिल पा रहा है। ये प्रश्न अलग हो गया। महात्मा वंदना योजना में जिस तरीके से माननीय मंत्री जी प्रश्न बता रहे हैं, कोई लिखित में शिकायत है तो मंत्री जी को आप दे दीजिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लिखित शिकायत है तो दे देना, जबानी में कैसे करेंगे? कुछ आपके पास कुछ लिखित है 1-2 ठो? नहीं, इसमें उसको दोनों में अंतर आ रहा है। माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आप वो कर लेंगे। चलिए आप प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा 3,971 लोगों को अभी तक एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1 साल हो गया ये योजना चलते हुए, 1 साल में भी ये जो त्रुटि है उसको सुधार नहीं कर पाए, तो आप कितना जल्दी करेंगे? क्या 1 साल तक क्यों नहीं कर पाए, इतना बता दीजिए। कब तक कर लेंगे? जल्द से जल्द ये बता दीजिए। क्यों नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय? 1 साल में क्यों नहीं हो पाया? बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज फिर वही बात को बोलेंगे तो आप लोग फिर कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के में क्यों चले जाते हैं आप लोग। ये तो नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली उसको समय बताना है। अध्यक्ष महोदय पूरे धैर्य से जवाब दे रही है, आप लोग भी धैर्य रखिए। और जो जवाब आया करीब करीब पूरा आ गया है। अब जो अतिरिक्त कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, समय जवाब आ जाएगा। समय सीमा बता दीजिए। समय सीमा बताइए। पूर्व की बात को छोड़िए, आप कब तक करेंगे ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो भी इसमें कमियां आ रही होंगी, किस कारण से नहीं हो रहा है, उसको तत्काल दिखवा के अपन माननीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया। सिर्फ इतना बता दीजिए, इससे अच्छा जवाब और क्या आएगा? उनको नहीं मिला है, 12 किस्तें उनको नहीं मिला है, तो क्या एक साथ सारा पैसा देंगे, बोनस के साथ देंगे? समय सीमा, कम से कम समय सीमा का तो निर्धारण कर दीजिएगा। उसमें पुराने पैसे को नहीं दिया जाता। कृष्ण क्रमांक 16 संपत्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कुछ हितग्राहियों के अध्यक्ष महोदय जी पैसा तो अन्याय हो गया। 12 डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, जवाब अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न आपका हो गया? चलिए जवाब। संपत जी का प्रश्न नहीं समझ पाई, संतुष्ट हैं? श्रीमती सावित्री मंडावी जी, श्री जनक ध्रुव जी, श्री भोलाराम साहू जी, श्री उमेश पटेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष